करते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट एंड एनर्जी ट्रांजिशंस की। जनरली जब मैटर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है और जब उसे कूल डाउन किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट होता है। बात करते हैं हीटिंग प्रोसेसेस की। सॉलिड टू लिक्विड चेंज। जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू विच पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो सॉलिड्स एक्सपेंड होगा। इवेंचुअली जो पार्टिकल्स की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अपार्ट कर सकते हैं। चूंकि आप पार्टिकल स्लाइड अपार्ट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वीक हो जाती हैं, तो जो स्ट्रक्चर है सॉलिड का वो ब्रेक डाउन कर जाता है और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। अब बात आती है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है, प्योर सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि प्योर सॉलिड के लिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा अनटिल मेल्टिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। नाउ लिक्विड टू गैसेस चेंज। अब अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी एंड आल्सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो ब्रेक हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगा, तो लिक्विड जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है और ये जो कन्वर्जन हो रही है लिक्विड टू गैस ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम इसको इवेपोरेशन कहते हैं और ये सिर्फ सरफेस पर ही होती है और ये बॉइलिंग से मच स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ओनली जो है ये सरफेस पर ही हो रहा होता है। बॉइलिंग की बात करें, अब एटमॉस्फेयर जो है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है एंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही होता है और ये जो गैस है ये एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जब गैस प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जो लिक्विड्स है उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्योर लिक्विड है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, गैस पे चेंज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर प्योर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हम सब्सटेंस की आइडेंटिटी और इसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट या शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। और याद रखिएगा कि ड्यू टू इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो है वो राइज होगा और मेल्टिंग पॉइंट फॉल डाउन करेगा। सॉलिड या लिक्विड जो जिसमें जिसका स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। Life is a canvas awaiting its color. My first question is related to melting. The graph gives the melting point of mixture of lead and tin. The graph shows that any mixture of lead and tin must have a melting point. तो कोई सा भी मिक्सचर हो सकता है। लेट्स कंसिडर के प्योर लेड है, उसके अंदर टिन जो है इम्प्योरिटी है, तो जब भी प्योर के अंदर इम्प्योरिटी डाली जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड जो है डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी के ऊपर। और इसी तरह कंसिडर करें टिन जो है वो प्योर सब्सटेंस है, जब इसके अंदर लेड इम्प्योरिटी डाली जाएगी तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो कितना डिक्रीज करेगा दैट्स आल्सो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। ऑप्शन ए है अबाउट दैट ऑफ टिन, लेकिन अगर टिन प्योर है और लेड इम्प्योर है तो वो लेस होगा देन दैट ऑफ टिन, तो ये आंसर है रॉन्ग। बी है ऑप्शन बिलो डेट ऑफ लेड। अब अगर बेशक प्योर लेड भी होगा हमारे पास, उसके अंदर इम्प्योरिटी टिन होगी तो भी बिलो होगा लेड से, और अगर टिन प्योर है
और उसके अंदर लेड इम्प्योरिटी है तो भी जो है वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बिलो ही लेड रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी है बिलो डेट ऑफ बोथ टिन एंड लेड। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस हमारे पास लेड है, उसके अंदर थोड़ी सी टिन की इम्प्योरिटी डली हुई है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टिन से अबव होगा और प्योर लेड से बिलो होगा। तो ये सी रॉन्ग हो जाएगा। डी है बिटवीन डेट ऑफ टिन एंड लेड। लेकिन अगर प्योर टिन है हमारे पास, उसके अंदर लेड इम्प्योरिटी होगी, तो वो टिन से बिलो होगा, ना कि बिटवीन टिन एंड लेड होगा। तो ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। ये क्वेश्चन इवेपोरेशन से रिलेटेड है। व्हाट चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, तो वी नो ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस। सो आवर आंसर इज बी। ये क्वेश्चन जो है बॉइलिंग से रिलेटेड है। डायग्राम्स एक्स वाई एंड सी रिप्रेजेंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर X, Y and Z which change occurs during boiling। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड यहाँ पर जो है वो Y है। क्यों ये लिक्विड है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, टाइट नहीं हैं और इनमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं हैं। और जबकि जी जो है वो गैस है। क्यों गैस है, क्योंकि एक तो ये रेंडमली अरेंज्ड है और दूसरा इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो हमारी चेंज आएगी वो लिक्विड टू गैस होगी, तो वाई टू जी होगी, डेट इज़ बी। नाउ टॉकिंग अबाउट कूलिंग प्रोसेसेस, गैस टू लिक्विड। जब गैस को कूल डाउन किया जाएगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी डिक्रीज होंगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे, तो वो सिर्फ स्लाइड अपार्ट हो सकेंगे एक दूसरे के ऊपर। इस स्टेज पर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस अमल को या इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर प्योर गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसको हम कंडेंसेशन पॉइंट्स कहते हैं। अब बात करें लिक्विड टू सॉलिड चेंज की। अगर हम लिक्विड को फर्दर कूल डाउन करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट भी डिक्रीज होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो पार्टिकल्स जो है वो टाइटली एक दूसरे से पैक टुगेदर हो जाएंगे, तो वो स्लाइड अपार्ट नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। इस स्टेज पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर प्योर लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी ड्यूरिंग बोथ कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस। ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अनटिल वो चेंज कंप्लीट नहीं हो जाते। क्योंकि ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये प्योर फिजिकल चेंजेस हैं। लास्टली बात करते हैं सब्लिमेशन की। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। हमने सॉलिड को हीट किया और वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल ले लें, अमोनियम सॉल्ट या आयोडीन हो गया। इनको हम जब हीट करते हैं तो ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को जो है हम सब्लिमेशन कहते हैं। Life is a canvas awaiting its colorature. Next question is related to condensation. Boiling point of various gases found in air are shown below। हमें दिखाए गए हैं। आर्गोन का है बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास -186, कार्बन डाइऑक्साइड -78, नाइट्रोजन -198, ऑक्सीजन -183। इफ एयर इज कूल्ड द फर्स्ट सब्सटेंस टू कंडेंस इज वाटर। जो पहला सब्सटेंस कंडेंस होगा वो वाटर है। तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके बाद इफ़ टेम्परेचर इज़ लोअर्ड फर्दर व्हाट नेक्स्ट सब्सटेंस टू कंडेंस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से हम लोअर करते जा रहे हैं तो ज़ीरो तक तो ये सारे गैसेस में हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है माइनस में। फिर ज़ीरो से थोड़ा और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो -1, थोड़ा और डिक्रीज़ करेंगे तो -2, -3 करते करते -78 पे पहुंचेगा और -78 से थोड़ा सा ही जैसे डिक्रीज़ होगा तो ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। The conical flask contain X compound which is present in solid, liquid and gaseous state. तो तीनों स्टेट में ये प्रेजेंट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए है अ गैसियस एक्स मॉलिक्यूल हैज़ लोअर मास देन लिक्विड एक्स मॉलिक्यूल। चूँकि दोनों में मॉलिक्यूल सेम है, फिजिकल चेंजेस हैं लिक्विड और जो गैसियस है, मॉलिक्यूल सेम है तो जो मास होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट ये रॉन्ग है। बी जो है एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड जो है वो फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि बॉइलिंग और मेल्टिंग में जो है एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो बी इज़ करेक्ट। सी है लिक्विड एक्स इज़ एट हायर टेम्परेचर देन सॉलिड एक्स। तो ये ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि जब मेल्टिंग हो रही होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर तो वहाँ पर लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और सॉलिड भी, तो टेम्परेचर लाजमी नहीं है हायर होगा। तो सी इज़ रॉन्ग। फिर है लिक्विड एक्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन। तो लिक्विड फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट नहीं करते जबकि सॉलिड करते हैं। तो डी इज़ आल्सो रॉन्ग। सो अवर करेक्ट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड है प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड है। कह रहा है लिक्विड इज़ हीटेड अनटिल इट बॉयल्स। तो लिक्विड को हीट किया जब तक वो बॉयल होता है, एज शोन इन द डायग्राम विच रिजल्ट शोज दैट द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब इज़ प्योर वाटर। हमने बताना है जो लिक्विड है वो प्योर वाटर है या नहीं। तो हमें पता है जो सब्सटेंस की प्योरिटी हम कैसे डिटरमिन करते हैं, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक है, शार्प है, तो हम कहते हैं सब्सटेंस प्योर है। तो हमें पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमने इस लिक्विड को हीट किया जब तक ये बॉयल नहीं होता, अब ये जो लिक्विड है ये बॉयल हो रहा है, तो थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर शो होना चाहिए वो स्पेसिफिक 100 डिग्री सेल्सियस शो होना चाहिए, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो थर्मोमीटर रीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रिमेनिंग को देख लेते हैं। कंडेंसेशन फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो मोस्टली जो होता है टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब जो है टेम्परेचर डाउन होता है, तो कंडेंसेशन वो किसी भी लिक्विड की हो सकती है। स्टीम इज़ प्रोड्यूस, तो हर किसी के जो है वो लिक्विड्स जो हैं उसकी क्या होगी, इवेपोरेट वो करेगा। एंड डी जो है नथिंग लेफ्ट, तो कोई भी लिक्विड है हमारे पास, जब भी हम उसे क्या करेंगे, बॉयल करेंगे तो सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन रॉन्ग है। ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज थर्मोमीटर रीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। लेट डिस्कस अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं तो ये हीटिंग कर्व का है और कूलिंग कर्व का है। अब ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये जो ग्राफ है ये बिटवीन टेम्परेचर एक्सिस और टाइम एक्सिस के शो हो रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास y एक्सिस पे है और जो टाइम है वो x एक्सिस पर है। जो अपवर्ड स्लोप्स हैं वो एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट एनर्जी को शो कर रही हैं, और जो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है। और ये जो डाउनवर्ड स्लोप्स हैं ये शो कर रही हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और जैसे जैसे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है टेम्परेचर जो है वो फॉल होता जा रहा है। और ये जो प्लेट्यूज हैं, फ्लैट सरफेसेस हैं, ये शो कर रही हैं कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पर जो है स्टेट जो है वो चेंज हो रही है मैटर की। और ये शो कर रही है इवन दो हीट एनर्जी ऐड हो रही है या रिलीज हो रही है, बट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सारी की सारी जो हीट एनर्जी ऐड हो रही है या रिलीज हो रही है वो यूज हो रही है उस स्टेट को चेंज करने में।
Life is a canvas awaiting its colorature. सो हमारे पास ये क्वेश्चन हीटिंग कर्व से रिलेटेड है और क्वेश्चन है द डायग्राम शोज अ हीटिंग कर्व फॉर अ सैंपल ऑफ कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स है, उसकी हीटिंग कर्व हमें दी गई है। पार्ट ए है, इज एक्स अ सॉलिड अ लिक्विड और अ गैस एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमसे पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पर वो क्या होगा। अगर हम देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बिलो जो है वो रूम टेम्परेचर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली लिक्विड होगा। क्वेश्चन बी है, पार्ट बी है हमारे पास, राइट एन इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन रीजन बीसी। तो वो बीसी की बात कर रहे हैं। अब बीसी में क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बीसी रीजन में क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इन रिवर्स अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। यानी यहाँ पर मेल्टिंग भी हो सकती है और एट द सेम टाइम फ्रीजिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे थे या डिक्रीज़ कर रहे थे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स, और इसकी हम स्टेट लिखेंगे सॉलिड। फिर हमारे पास आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल एरो आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, और हमारे पास स्टेट सिंबल आ जाएगा सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, नेम द चेंज ऑफ स्टेट विच अकर्स इन अ रीजन डी। अब वो हमसे पूछ रहा है रीजन डी में क्या चेंज हो रही है। तो हमें पता है सी टू डी जो है वो सारे का सारा लिक्विड है और ई टू एफ जो है वो गैस है। वो हमसे पूछ रहा है डी में क्या है। अब डी में जो लिक्विड है या तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी हमारे पास बॉइलिंग या इवेपोरेशन हो रही होगी। एल्स हमारे पास जो है वो गैस, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी डी रीजन में। तो जो दो प्रोसेसेस हैं वो हम लिख देंगे, एक हमारे पास आ जाएगा बॉइलिंग आ जाएगा, एंड सेकेंड वन इज़ कंडेंसेशन। एंड लास्ट part is explain how curve shows a pure sample of compound X was used। तो चेक करने हैं कि प्योर कंपाउंड है या नहीं। तो रिगार्डिंग प्योर हमने कही थी, प्योर सब्सटेंसेस या कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, शार्प होता है। और अगर हम देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस पे ये बीसी रीजन पे ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। और इसी तरह बॉयल की बात करें तो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो डी हमारे पास लाइन शो हो रही है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारे पास बॉयल हो रहा है। चूँकि टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो ये क्लियरली शो कर रहा है जो कंपाउंड एक्स है वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस यानी प्योर कंपाउंड है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्टेट जो है मैटर की वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अबव रूम टेम्परेचर होगा या बिलो होगा। अगर रूम टेम्परेचर पर मैटर सॉलिड है तो बोथ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अबव रूम टेम्परेचर होंगे। अगर रूम टेम्परेचर पर मैटर लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट तो बिलो रूम टेम्परेचर होगा, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अबव रूम टेम्परेचर होगा। इन केस ऑफ गैस, अगर जो मैटर है रूम टेम्परेचर पर गैस है तो बोथ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बिलो रूम टेम्परेचर होंगे, जैसा कि इस इमेज में आपको शो हुआ नजर आ रहा है। Life is a canvas awaiting its colorature. Next question is related to melting and boiling point with respect to room temperature. So question is, which substance has particles in a disorderly arrangement at room temperature? हमने बताना है रूम टेम्परेचर में किस सब्सटेंस के पार्टिकल डिसऑर्डरली अरेंज हुए हैं। हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टेट के पार्टिकल डिसऑर्डरली अरेंज हुए होते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज हुए होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा लिक्विड है या गैस है विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अब अगर हम देखें पार्ट ए का, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेस है। अगर दोनों लेस हैं तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये हमारे पास गैस है, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो -80 से अबव टेम्परेचर जैसे ही होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सब्सटेंस। तो ऑप्शन ए इज़ आवर पॉसिबल ऑप्शन। बाकी बी को अगर हम देखें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से अबव इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो अबव है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड होगा, 120 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सेम केस विद सी एंड डी, बोथ के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है अबव 20 डिग्री सेल्सियस हैं, तो ये भी सॉलिड्स हैं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, चूँकि ये क्या है, गैस है, बाकी रिमेनिंग जो है वो सॉलिड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेशर ऑफ गैस। हमें पता है जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली हिप हैज़र्ड मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, इनर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे। तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। अब चूंकि गैस पार्टिकल्स जो है वो फोर्स लगा रहे हैं और किसी स्पेसिफिक एरिया पे लगा रहे हैं, तो हम इसे कह देते हैं प्रेशर ऑफ गैस। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गैस वॉल्यूम। अगर हम क्या करते हैं, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इंक्रीज़ होगी तो वो जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ मोर ऑफन एंड फोर्सफुली जाके स्ट्राइक करेंगे, और जब वो फोर्सफुली जाके स्ट्राइक करेंगे तो जो गैस का प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। अल्टीमेटली जो जब गैस प्रेशर हाई होगा तो वो पिस्टन को अपवर्ड पुश करेगा और जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस वॉल्यूम। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स, उनके दरमियान काफ़ी स्पेसेस होती हैं, तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा एंड वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखने की है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होगा, लेकिन अगर गैस प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि अब गैस पार्टिकल्स, जो अंदर गैस पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, उनका प्रेशर हाई है। एक्सटर्नल होगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर गैस प्रेशर होगा यानी इंटरनल प्रेशर होगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। Life is a canvas awaiting its color. A sample of gas occupies a volume of 2 dm cube at room temperature and pressure. Which changes in condition would both decrease the volume occupied by the gas? Okay, हमने क्या करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसको अगर हम कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर हम उसे इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो गैस जो है फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगा। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। A gas syringe is filled with 70 centimeter cube of ammonia gas. The pressure on the plunger is increased. The temperature doesn't change, but the volume of the syringe decreased to 60 centimeter cube. Use kinetic particle theory to explain why the volume decreases. Okay, हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, तो वॉल्यूम क्यों जो है उसका डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपली हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कम क्लोज़र टुगेदर, जिसकी वजह से जो है उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गैस syringe is filled with 80 centimeter cube of hydrogen chloride gas at 20 degrees Celsius. Syringe is placed in some hot water at 50 degrees Celsius. Atmospheric pressure doesn't change, but the volume of the gas in the syringe increases to 88 centimeter
cube. Okay, ये डायग्राम हमें गिवन है. Use kinetic particle theory to explain why the volume increases. Okay, पहले जो था हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था फिर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हॉट वाटर में रखी है तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स जो है इंक्रीज़ हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हुआ. अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्ट मूव करेंगे और ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे. जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे, एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है हमारे पास गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. नाउ आवर टॉपिक इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? गैस पार्टिकल्स का फैलना कि वो अवेलेबल स्पेस को फिल करें, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. मोर स्पेसिफिकली बात करें तो मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. ये रैंडम होती है, हिप हैजर्ड मैनर में होती है. नेचुरल मिक्सिंग प्रोसेस होता है पार्टिकल्स का. ये पैसिव प्रोसेस है, सो हमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाता है. गैसेस की बात करें, इन गैसेस तो गैस पार्टिकल ऑलरेडी रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं. क्योंकि इनकी मूवमेंट फास्ट होती है तो गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होती है. मिसाल के तौर पे जो रोटन एग होता है उसकी स्मेल जो होती है वो फौरन क्या कर जाती है, फैल जाती है. गैस पार्टिकल्स होते हैं, इजीली कमरे में फैल जाते हैं. बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की. तो लिक्विड्स की पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होती है. चूंकि मूवमेंट स्लो है तो पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली फिल करेंगे अवेलेबल स्पेस को, तो इनकी जो डिफ्यूजन है वो भी क्या होगी, स्लो होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमारे पास इंक है, जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो स्लोली स्लोली करके क्या करती है, फैल जाती है. अब इंटीमेट मिक्सिंग की बात करें तो डिफ्यूजन जो है बिटवीन अ लिक्विड और गैस भी होती है. काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को यूज करते हुए हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के या गैस के वो रेंडमली मूव करते हैं. रैंडम कोलिजन जो है वो लगातार होती हैं. स्पेस जो होती है लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स के दरमियान होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो मूव इन कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर और डिफ्यूजन इजीली हो जाती है. फैक्टर्स की बात करें जो इफेक्ट करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. जो डिफ्यूजन रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के. मीन जितना लार्ज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा उतना हैवियर पार्टिकल होगा. जितना हैवियर पार्टिकल होगा उतना उसका मोशन यानी कि स्पीड जो है स्लो होगी. अब स्पीड स्लो है तो डिफ्यूजन रेट भी स्लो होगा. लाइटर मॉलिक्यूल जैसा कि हमारे पास आ जाता है अमोनिया, वो जो होते हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, वो ज्यादा मोर फास्ट डिफ्यूज होते हैं. जबकि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं जैसा कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो जो होते हैं वो इतना फास्ट जो है वो डिफ्यूज नहीं करते. Life is a canvas awaiting its color picture. Next question is related to the factors affecting the diffusion rate. Which row shows the correct statement about the speed at which gas diffuses? Effect of molecular mass and effect of temperature. Effect of molecular mass. तो जितना ज़्यादा molecular mass होगा उतनी diffusion कम होगी, और जितना कम molecular mass होगा उतनी diffusion fast होगी. तो lower molecular mass diffuses faster. C and D are correct. Now looking at the effect of temperature, diffusion is faster at higher temperature. जितना ज़्यादा temperature होगा उतनी ज़्यादा kinetic energy होगी molecules की, और उतना ज़्यादा वो diffuse होंगे. तो C, option C is correct. So next question is related to the factors affecting the diffusion rate. An inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through rubber. 4 balloons are filled with different gases at same temperature and pressure. Which balloons would go down quickest? Okay. तो हो रहा ये है कि जितना गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रबर से डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा वो डिफ्यूज़ होते जाएंगे उतना जल्दी जो है वो बैलून जो है नीचे जाता जाएगा, डाउन जाता जाएगा. सो जो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा. जितना ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होगा उतना जल्दी वो जो है बैलून के रबर को क्रॉस करके, बैरियर को क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी गैस.
सो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का, इसका डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा, तो ये जो है क्विक टेस्ट जाएगी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next question is also related to the factors affecting the diffusion rate. The diagram shows diffusion experiment. Okay, जो porous part है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो हमारे पास बीकर है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं. Which gas when present in a beaker over a porous spot will cause the water level at Y to rise? ओके, वाटर लेवल राइज हो रहा है. तो ऑक्सीजन पोरस पार्ट है, तो ऑक्सीजन जो है हायर कंसनट्रेशन उसकी इनसाइड है, तो वो बाहर को मूव करेगी, एंड बाहर की जो गैसेस हैं वो अंदर को मूव करेगी. अब जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसकी डिफ्यूजन रेट क्या होगा, फास्टर होगा. और जितना ज़्यादा डिफ्यूजन रेट फास्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो अंदर जो ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर जल्दी पहुँचेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और वाई जो है वो क्या करेगा, वाटर लेवल जो वाई पे है वो राइज करेगा. तो इनमें सबसे कम जो मॉलिक्यूलर मास है वो है मीथेन का. तो ये दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर. जब ये प्रेजेंट होगी तो वाटर लेवल राइज होगा. Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.